बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमराई, जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका चैप्टर दावत की अदावत। अब देखो, जितनी भी कहानियाँ या कुछ पढ़ते हैं हम, उसमें कुछ ना कुछ तो लेखक जो लिखते हैं, कोई मैसेज या कुछ देते हैं हमें। यह एक ह्यूमरस स्टोरी है। मतलब इस पाठ का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ द लेसन इज टू शो दैट लाफ्टर इज द सोल ऑफ लाइफ। हास्य जीवन का प्राण है, यह बताना इस पाठ का उद्देश्य है। मित्रों के आचार व्यवहार, उनका कंडक्ट, उसको दर्शाना। हास्य व्यंग्य विधा से परिचित करवाना। समाज के भिन्न भिन्न पात्रों और उनके स्वभाव से रूबरू कराना, उनको इंट्रोड्यूस करना। तो हम शुरू करते हैं। यह मैंने आज ही जाना कि जिस सड़क पर 1 फुट धूल की परत चढ़ी हो, वह फिर भी पक्की सड़क कहला सकती है। पर मेरे दोस्त झूठ बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा था कि पक्की सड़क है, साइकिल उठाना, आराम से चले आना। अब जो बेचारे थे, लेखक थे, वो उनके फ्रेंड्स ने उनको ना इनवाइट किया था दावत के लिए। अब उनको गलत जगह भेज दिया, और उन्होंने बोला था कि रोड तो अच्छी है, पर बेचारे क्या देखते हैं, रोड पर बहुत ज़्यादा धूल थी। ठीक है, और मतलब कच्ची रोड थी, और वहाँ से वो इतना दूर मतलब जा रहे थे अपने मित्रों के कहने पर मेरे उनको लगता है कि मेरे दोस्त झूठ नहीं बोलेंगे, बट माई फ्रेंड्स वोंट लाई, है ना। लेखकों को लगता था, पर उन्होंने कहा था पक्की सड़क है, साइकिल उठाना, मीन्स पिक अप अ साइकिल एंड वॉक कंफर्टेबली। फिर कहते हैं धूल भी ऐसी वैसी नहीं, द डस्ट इज नॉट द सेम ईदर। मैदे की तरह बारीक होने के कारण, मैदा मतलब जो फ्लावर रहता है, उड़ने में हवा से बाजी मारती थी। मेरे नाक को तो उसने अपने बाप का घर समझ लिया था। जितनी धूल इस समय मेरे बालों में और कपड़ों पर जमा हो गई थी, उतनी तो ब्रह्म नाम का कुम्हार जैसे ही मेरे ही जैसा एक और मिट्टी का पुतला गढ़ देता। ठीक है, अब इतनी धूल थी, लेखक इतनी धूल में, इतनी डस्ट में बेचारे गए, इतनी मुसीबत, मतलब इतना मुश्किल रास्ता तय करके। ठीक है, 5 मील का रास्ता मेरे लिए एक सहारा रेगिस्तान हो गया। अब बेचारे कहते हैं कि 5 मील का, द 5 माइल रूट टर्न आउट टू बी द सहारा डेजर्ट फॉर मी। मेरी साइकिल पग पग पर धूल में फंसकर खुद भी धूल में मिल जाना चाहती थी। उनकी साइकिल जो थी वो भी पूरी तरह उस पर मिट्टी चढ़ गई थी। मैंने इतनी धूल फांक ली थी कि अपने फेफड़े मतलब लंग्स कुछ समय बाहर निकाल कर रख देता तो देखने वाले समझते कि सीमेंट के बारे में बोरे हैं। मतलब इतनी धूल उनके अंदर चली गई थी, इतना गंदा रास्ता था जिस रास्ते पर वह गए। खैर, किसी तरह वह सड़क खत्म हुई, मतलब समहाउ बोलते हैं द रोड एंडेड। ठीक है, फिर बेचारे क्या करते हैं, मैं एक लंबी पगडंडी तय करके उस बाग के फाटक पर पहुंचा जिसमें मेरी मित्र मंडली के सुबह में से ही आकर टिकने की बात की थी। मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि वहाँ पर एक गार्डन है, वहाँ पर सब लोग मिलेंगे। मैं बिल्कुल पस्त हो गया था। धूल की वैतरनी पार करने के बाद यह बाग स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा था। अब इतनी धूल वो तय करके गए थे, तो उनको वह बाग कैसा लग रहा था, जैसे स्वर्ग जैसा लग रहा था। हृदय, उनका हार्ट धीरे धीरे आनंद की पींग मारने लगा। 12 बज गए थे। मित्रों ने रसोई तैयार कर ली होगी। बेचारे सोच रहे इट वॉज 12 o'clock। फ्रेंड्स वुड हैव गॉट द किचन रेडी और उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। पता नहीं बाटियाँ इन लोगों ने घी में तर कर रखी है या नहीं। मैंने तो कह दिया था, मतलब उनको घी अच्छा लगता होगा ना, तो बाटियाँ जो उनको खाने तो बोलते हैं घी उसमें बहुत ज़्यादा होगा। बाग में दाखिल हुए। बीच में एक बारहदरी थी। अब वो बाग जो था, गार्डन था, वहाँ पर एंटर हो गए। ठीक है, क्या देखते हैं, बीच में एक बारहदरी थी। ठीक है, चांडाल चौंकड़ी वहीं जमा होगी। ही एंटर्ड द गार्डन, देयर वाज अ बैरन इन द मिडल। मतलब जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप को वो चांडाल चौंकड़ी बुला रहे हैं। मैं उसी तरफ बढ़ा, मन में सोचता जा रहा था, एक बार पहुंचते ही सबको खूब लताऊंगा कि दावत देने की आखिर यह कौन सी जगह चुनी है। सोच रहे थे मन ही मन कि एक बार पहुंच जाऊं, फिर सबको मिलूं, फिर सबको डांटूंगा कि क्यों ऐसी जगह चुनी है, कितना धूल भरा रास्ता, शहर से इतनी दूर, सिटी से इतनी दूर थी वह जगह, और ऐसी खराब सड़क। लेकिन बारहदरी में कोई दिखाई न पड़ा। बट नो वन वॉज सीन इन द गार्डन। किसी पेड़ के नीचे, सोच रहे हैं शायद किसी पेड़ के नीचे सब होंगे। दे विल बी ऑल अंडर ए ट्री। मैंने सारा बाग छान डाला,
कहीं किसी की गंध भी न थी। आखिर मामला क्या है? व्हाट इज़ द मैटर? दूर एक माली कुछ काम करता दिखाई पड़ा। उसके पास जाकर मैंने पूछा, क्यों भाई, आज सुबह कुछ लोग यहाँ पिकनिक के लिए आए थे ना? वो माली क्या बोलता है, नहीं तो। अरे मुरारी नाम का कोई आदमी नहीं आया था? एक हरा बदन, सांवला रंग, गाल पर एक बड़ा सा मस्सा। बोलते एक मुरारी नाम का एक आदमी नहीं आया? तो अब बेचारे माली भी क्या बताए। नहीं, कोई नहीं आवा रहा। मालिक कहता है कोई नहीं आया। मुरली नाम का कोई आदमी, लंबा कद, चपटी नाक, घूरे पर बड़े पड़े हुए जूते सा मुंह है। मतलब उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं देखिए। और नहीं, बोलते हैं माली, बोलते हैं नहीं। और माधो नाम का? उसने झुंझलाकर कहा, झुंझलाकर मतलब इरिटेट हो गया वो। ना ही साहब, माधो नाम का कोई नहीं आवा रहा। और मुन्नू, मगही, मगरू, मेवा, मोहन, मुनेसर नाम का भी कोई नहीं आवा रहा। अब क्या? बोलते मैं अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। आई सैट देयर होल्डिंग माई हेड। मैं फिर बेवकूफ़ बना। बोलते आई वॉज स्टूपिड अगेन। इसी साल में तीसरी बार, इस साल तीसरी बार उन्होंने उसे मूर्ख बनाया। पहली बार कब हुआ था? पहली बार गंगा में नाव पर इन बदमाशों ने मुझे दावत के लिए बुलाया और भांग पिलाकर सोता हुआ छोड़कर भाग गए। मतलब इतने उनके दोस्त थे, कैसे थे देखिए। दूसरी बार, पहली बार तो गंगा नदी के किनारे पर हुआ, ठीक है। फिर दूसरी बार खुद सब खा पीकर मुरारी के मकान पर आए थे। मुझे दावत के नाम पर वहीं रोके रखा कि अरे दावत तैयार हो रही है। पास के किसी कमरे में जलते तवे पर पानी के छींटे दे देकर मुझे भुलावा दिया कि खाना तैयार हो रहा है। अंत में रात के 12 बजे मैं खाली पेट रोता कल्पता घर लौटा। खाली पेट मतलब एम्प्टी स्टमक। उनको एक्टिंग कर रहे हैं कि देखो खाना बन रहा है, सब खाएंगे, बट खाना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज है तीसरी बार, दिस इज थर्ड टाइम। गर्मी का दिन, दोपहर का समय, शहर से कोसों दूर और ऐसी खराब सड़क, मतलब ऐसी खराब सड़क पर उन्होंने उसे बुलाया। रोता झींकता मैं उसी पक्की सड़क से लौटा था। मतलब बेचारे एक तो इतनी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचे, फिर बोलते हैं रोकता झींकता, क्राइंग एंड स्क्रीमिंग, आई टर्न फ्रॉम द सेम, मतलब उसी रोड पर, उसी जो कच्ची रोड थी, साइकिल पर सवार। पर यदि साइकिल ही मेरे ऊपर सवार होती तब भी आगे बढ़ने में मुझे इससे अधिक जोर ना लगाना पड़ता। धूप की तेज़ी के साथ साथ हवा भी तेज़ हो गई थी। मतलब इतनी गर्मी थी, हवा भी तब तेज़ हो गई थी। वो बेचारे थक गए थे। मैं थकावट और भूख से मरा जा रहा था। पर इससे मुझे सिर्फ एक ही धुन थी, मुरारी को पकड़कर पीटने की। उनको इतना गुस्सा आ रहा था अपने फ्रेंड्स पर, अब वो यही चाहते थे कि मुरारी को पकड़े और उसे पीटें। वही ऐसी शरारतों का आविष्कारक और सूत्रधार होता था। ही इज़ द इन्वेंटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ सच मिसचीफ। बोल फिर कहते हैं मैं सीधा मुरारी के मकान पर पहुंचा। उसके छोटे भाई से भेंट हुई। मैंने पूछा मुरारी है? वो बोलता है नहीं। फिर उन्होंने पूछा कहाँ गया? वो बोलता है मैं नहीं जानता। मर गया हो तो साफ साफ बता दो, मैं हंसी खुशी घर जाऊँ। उनको इतना गुस्सा आ रहा था। बोलते हैं मतलब अगर मर गया है तो मुझे बता दो, टेल मी, तो आई विल गो होम हैप्पीली। आप बहुत थके मांदे जान पड़ते हैं, जल पीजिएगा। वो बोलता है यू लुक वेरी टायर्ड, विल यू ड्रिंक वाटर? मैं इस समय मुरारी के खून का प्यासा हूँ। बोलते हैं मुझे तो मुरारी पर उनको इतना गुस्सा आ रहा था। आए तो उसे कह देना। पास ही में मुरली का मकान था, वहाँ गए, वह भी ना मिला। माधो से भी भेंट न हुई। मैं समझ गया कि सब के सब जानबूझकर कहीं छिपे हुए हैं। उनको आइडिया हो गया, ही अंडरस्टूड दैट कि ऑल ऑफ देम वर डेलिबरेटली हाइडिंग समवेयर। ठीक है ना, क्योंकि इतना गलत उनके साथ किया था। यह तो सब जानते ही होंगे कि समय बनैले सुअर से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। बोलते हैं एवरीवन नोज दैट एट दिस टाइम आई वॉज बिकमिंग मोर डेंजरस दैन अ पिग। मैं अपने मकान की ओर चल पड़ा। आई वॉक टूवर्ड्स माई हाउस। रास्ते में पंडित नेकीराम से भेंट हो गई। इसी ज़िले में राहुलगंज नामक रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। मेरा कुछ एहसान उनके ऊपर था, इससे मेरा लिहाज करते थे। नमस्कार के बाद मैंने पूछा कहिए कहाँ जा रहे हैं? फिर कहते हैं वो 2 महीने की छुट्टी मांगी थी जो मंजूर हो गई। बोलते आई आस्क्ड फॉर 2 months लीव विच हैज़ बिन ग्रांटेड। 1 हफ्ते में घर जाने वाला हूँ। आज कुछ सामान खरीदने शहर आया था।
आप भी तो कभी आते ही नहीं। कई बार प्रार्थना की कि रात वहीं बसेरा कीजिए, उन्होंने उसे इनवाइट भी किया। तो फिर वो कहता है, अब उनको आइडिया आ रहा है, बोलते हैं अच्छा आऊँगा, हो सका तो आपके जाने से पहले ही आऊँगा। उस समय मैं भूखा प्यासा था, अधिक बातें नहीं कर सकता था। मैं किसी तरह गिरता पड़ता घर पहुँचा। बेचारे थक गए थे, किसी तरह बेचारे उनको था कि घर जाऊँ, घर जाकर कुछ खाऊं। अधिक बातें नहीं कर सकता था। बोलते हैं कैसे तैसे उन घर चले गए। 3 दिन तक मुरारी, मुरली, माधव और मोहन किसी की भी सूरत न देखी। 3 दिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। चौथे दिन सबके सब एक साथ ही मेरे मकान पर आए। पूर्व इसके कि मेरा पारा चढ़े, मतलब उनको गुस्सा आए, उन सब ने हंसना शुरू कर दिया। और ईश्वर झूठ ना कहलाए, 15 मिनट तक लगातार हंसते ही रहे। 15 मिनट्स कंटिन्यूसली देवर लाफिंग। मैं अब खड़ा दांत पीसता रहा, मतलब उनको इतना गुस्सा आ रहा था उन पर। मुरारी ने हंसते हुए कहा, देखो जब तक तुम हम लोगों को एक दावत ना दोगे तब तक हम लोग तुम्हें इसी तरह बेवकूफ़ बनाकर शकाया करेंगे। मुरारी ने कहा कि लाफ्ड एंड सेड, लुक वी विल फूल यू लाइक दिस अंटिल यू गिव अस अ फीस्ट। ठीक है, उनको भी दावत चाहिए, उनके मित्रों को। किसी तरह अपना गुस्सा पीते हुए मैंने कहा, अपने घर पर तो मैं तुम लोगों को दावत दे नहीं सकता। मेरी पत्नी तुम लोगों को समाज की तलछट समझती है। बोलते हैं कि माई वाइफ कंसिडर्स यू द सेटलमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सो आई कांट गिव यू फीस्ट एट माई हाउस। क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके मित्रों को पसंद नहीं करती थी। बोलते राहुलगंज चलोगे, छोटी लाइन से 3 स्टेशन है, बड़ा रमणीक स्थल है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ के स्टेशन मास्टर मेरे मित्र हैं, दावत का सारा प्रबंध अरेंजमेंट कर रखेंगे। मेरी यह राय सबको पसंद आ गई। मतलब उनकी जो ओपिनियन थी, बोलते एवरीवन लाइक दिस ओपिनियन ऑफ माइन। अगले दिन ही वहाँ चलने की पक्की ठहरी। उन्होंने डिसाइड कर लिया। दूसरे दिन शाम को 5 बजे की गाड़ी से हम लोग रवाना हुए और 6 बजते बजते राहुलगंज पहुँच गए। पंडित नेकीराम मेरे साथ इतने आदमियों को देखकर घबरा गए। वो बेचारे घबरा गए, कितने लोगों के लिए उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उन्हें अलग ले जाकर मैंने उनसे कुछ बातें की, वे हंसकर चुप रहे। उन्होंने समझा दिया उन्हें अच्छी तरह से, पंडित नेकीराम को। मैंने पूछा, आप कल सुबह जा रहे हैं? बोलने कल सुबह नहीं, बल्कि आज ही रात 3 बजे की गाड़ी से। मेरी जगह काम करने वाले आ गए हैं, कल से छुट्टी शुरू होगी। तो वो भी जाने वाले थे रात की गाड़ी से। इधर मुरारी और मोहन में बहस हो रही थी। अब देखते हैं किस चीज़ पर उनकी बहस हो रही थी, कि आसन कहाँ जमाया जाए, वेयर टू टेक द सीट। मुरारी प्लेटफॉर्म पर ही दरी बिछाकर बैठना चाहता था। मोहन की राय थी कि सामने कुएं की जगत पर बैठक जमे। अब जो मोहन था वो चाहता था कि जो वेल है उसके ही सामने वो बैठ जाए। ठीक है, उसने ये डिसाइड किया। पर मैंने जो राय दी वह अपनी नवीनता के कारण सबको पसंद आई। बट राइटर ने जो एडवाइस दी थी, ओपिनियन दी थी, वो सबको अच्छी लगी कि अच्छा नई बात है, कुछ नया कर रहे हैं। स्टेशन के बिल्कुल समीप और रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर पानी की टंकी थी। ज़मीन से करीब 20 फुट ऊंचाई पर, 20 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, और ये लोहे के खंभों के ऊपर बिठाई गई थी। चढ़ने के लिए साथ ही में लोहे की एक पतली सीढ़ी रखी थी। टंकी ऊपर से ढकी हुई थी, कवर थी। तो मैंने कहा कि क्यों न इस टंकी पर चढ़कर बैठा जाए। कितनी ऊपर, टंकी के ऊपर इतना ऊपर बैठेंगे, अच्छा व्यू है, चांदनी रात है। बोलते हैं बड़ा मज़ा आएगा। चारों ओर से हवादार जगह, फिर नीचे से पानी की तरी, पास में पेड़ों का झुरमुट, मतलब ग्रुप, बहुत सारे ट्रीज थे वहाँ पर होने के कारण कोई देखेगा भी नहीं। नो वन विल इवन नोटिस। तो टंकी पर एक दरी बिछा दी गई और मित्र मंडली ऊपर जाकर बैठ गई। 2-2.5 घंटे तो देखते देखते बीत गए, 2.5 आवर्स। 9 बजे लोगों की राय हुई कि अब खाना खाया जाए। तो उनको लगा कि चलो अब कुछ खा ले, उनको भूख लग रही होगी। ऊपर ही खाना खाया जाएगा। बोलते मैं प्रबंध करने के लिए नीचे भेजा गया, कि राइटर को नीचे भेजा गया कि जाओ अरेंजमेंट करो खाने का। पंडित नेकीराम स्टेशन पर अपने कमरे में बैठे रहे हुए थे। मैंने जाकर कहा, पंडित जी अब कोई आदमी दीजिए जो सीढ़ी गिराने में मेरी मदद करे। अब जिस सीढ़ी से टंकी के ऊपर चढ़ना था वो प्लान करें उस सीढ़ी को नीचे गिराने का। लेकिन पहले घड़ा पानी पीने के लिए ऊपर रखवा दीजिए, गर्मी बहुत है।
पर फिर भी उनको अपने मित्रों की चिंता थी कि घड़ा पानी ऊपर रख दिया जाए, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको एटलीस्ट प्यास लगेगी तो वो पानी तो पी सकते हैं ना। उनको इतनी तो उनकी चिंता थी। तो पंडित ने अपना नौकर बोलते मेरे साथ किया। नौकर पानी का घड़ा लेकर टंकी पर चढ़ा। तो फिर दोस्तों ने समझा कि पानी आ गया, अब तो खाना भी आता होगा। लेकिन नौकर ने उतरकर क्या किया, मेरी मदद से लोहे की सीढ़ी खिसकाकर धीरे से नीचे गिरा दी। मैं नीचे बैठकर तमाशा देखने लगा। अब वो नीचे बैठकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। करीब आधा घंटा चारों ने वेट किया कि खाना आ रहा है। फिर वेरिया राय हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि कोई नीचे उतर कर देखे कि भोजन ऊपर आने में क्यों इतनी देर हो रही है। मुरारी नीचे आने के लिए खड़ा हुआ, पर यह क्या, सीढ़ी गायब हो गई। मुरारी ने झुककर देखा तो सीढ़ी जमीन पर गिरी दिखाई पड़ी। उस छोटी दुनिया में जो इसमें पानी की टंकी पर स्थित एक क्रांति सी पैदा हो गई। अब वो बेचारे जो थे वह घबरा गए। यह क्या, क्रांति मतलब रेवोल्यूशन, कि अब नीचे कैसे जाया जाए, नीचे जाने के लिए सीढ़ी ही नहीं है। मुझे अभी तक इसका खेद है कि काफ़ी प्रकाश न होने के कारण मैं अपने मित्रों का चेहरा अच्छी तरह नहीं देख पाया। अब लेखक को इसका खेद है कि उन्होंने अपने मित्रों का चेहरा नहीं देखा कि कैसे वो घबरा रहे थे, डर रहे थे। हाँ, शोर काफ़ी सुनाई पड़ रहा था। मैंने नीचे से पूछा, क्या है मुरारी, क्यों शोर कर रहे हो? अजय, यहाँ की सीढ़ी कैसे गिर गई, हम लोग नीचे कैसे उतरेंगे? बोलते नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवेरे नीचे उतरना बड़े भाग्य से ऐसा उच्च स्थान प्राप्त होता है। देखो, चांदनी खिली हुई है, मतलब मूनलाइट है। मूनलाइट इज ब्लूमिंग। मंद सुगंधित शीतल बयार, बयार मतलब हवा बह रही है। ऊपर निर्मल नीरव आकाश का वितान है। तो नीचे हरी भरी पृथ्वी का प्रसार है। ऊपर आकाश के नीचे तुम लोग बैठे हो, मूनलाइट है, नीचे पृथ्वी है, पूरी ग्रीनरी है, मनोरम दृश्य है। मतलब मनोरम मतलब मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर। कविता करो, बोलते हैं कविता करो या कहानी कहो, रात कट जाएगी। मतलब मित्र हो, इतने सब लोग हो, कविता कहानी एक दूसरे को सुनाओ। सोचो किस समय तुम लोग स्वर्ग के कितने निकट हो। मैंने पंडित नेकीराम के नौकर से कह दिया था। वह एक हाथ में लालटेन और दूसरे में मेरे लिए थाली लिया पहुंचा। और पंडित नेकीराम का जो सर्वेंट था, ठीक है, उनके लिए खाना लेकर आ रहा है। मैं वहीं बैठकर खाने लगा। मोहन ने ऊपर से देखा। अजय, हम लोग क्या खाएंगे, मोहन पूछ रहा है, क्योंकि उनको मित्रों को भी तो सबक सिखाना था ना। जो उनके मित्रों ने उनके साथ किया था वही उन्होंने किया। उनके मित्रों ने तो 3 बार किया ना उनके साथ। फिर वो कहते हैं, यह कचौड़ी बड़ी लाजवाब बनी है। कचौड़ी खा रहे थे वो। कहो तो मैं एक टुकड़ा हो तुम लोगों के लिए, लोगों को देखने के लिए ऊपर फेंकूं। इसका मुझे कोई उत्तर न मिला, उनको कोई आंसर नहीं मिला। पर कराहने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी। सब लोग बहुत दुखी थे। फिर मैंने कहा, अजी रबड़ी की खुशबू से तो दिल हरा हो गया। मतलब रबड़ी की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी आ रही है। उनको मन भी, उनको इडली वो खा रहे थे और उनको दिखा दिखा कर खा रहे थे। तुम लोगों तक इसकी खुशबू पहुंच रही है या नहीं? इस बार भी उनको कोई उत्तर न मिला। मैंने अपनी निगाह ऊपर उठाई। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा, अपने अंधेरे अंधेरे में किसी बिल्ली की आंखें चमकती हुई देखी हैं। ठीक उसी तरह 4 जोड़ी आंखें टंकी के ऊपर से मेरी और आग फेंक रही थी। आग फेंक रही थी मतलब कि बहुत ज़्यादा वह उन पर गुस्सा थी। खाना ख़त्म करके मैं वहाँ से चलने लगा। बोले उन्होंने खाना खाया तो वहाँ से चलने लगे। फिर उन्होंने कहा, ऊपर एक घड़ा पीने का पानी मैंने रखवा दिया है, खाली पेट ठंडा जल पीना। बोलते हैं आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना जाता है। और फिर कहते हैं थोड़ी दूर जाकर मैं फिर लौटा। फिर एक बात मैं भूल गया था। मैंने कहा, हाँ एक बात और, पंडित नेकीराम ने कहा है कि रात में अगर किसी ने शोर किया तो वे पुलिस को खबर दे देंगे कि कुछ बाहरी लोग बिना इजाज़त स्टेशन की टंकी पर चढ़ गए हैं और उधम मचा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। उन्होंने डरा भी दिया उनको, तुम्हारा संहार हो। वो भी गुस्से में बोल रहे हैं कि तुम्हारा बुरा हो। सभी मित्र एक स्वर में बोले। तो फिर कहते हैं, फराहुलगंज ब्रांच लाइन का स्टेशन है। रात में गाड़ियाँ आती जाती नहीं, इसलिए स्टेशन पर शांति थी, मतलब एकदम साइलेंस थी। सुबह 3:30 बजे की गाड़ी से पंडित नेकीराम रवाना हो गए। वो चले गए। फिर ले बोलते हैं मैं भी उसी गाड़ी से रवाना हुआ, वहाँ से चला गया।
पंडित जी ने नए स्टेशन मास्टर से, जो उनके मित्र थे, चलते समय कह दिया कि कुछ मेहमान यानी कि टंकी पर सो रहे हैं, उन्हें सुबह 6 बजे की गाड़ी के समय से पहले ही सीढ़ी लगाकर उतार दीजिएगा। तो मतलब उन्होंने उनका उतरने का और फिर जाने का अरेंजमेंट भी करवा दिया। इस तरह से उन्होंने मतलब जितना उनके मित्रों ने सताया था, उन्हें तंग किया था, उस बात का बदला लिया। बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।